नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ेगा भारी, किसका जलवा कायम है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी, जल्द होगा ऐलान। भाजपा के चाणक्य अमित शाह का यूपी मंथन। देवभूमि उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय नेता में मोदी। यूपी को मिले नए बॉस का साथ। वहीं पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 22 का बादशाह की। सबसे पहले बात करेंगे तैयारी पूरी, जल्द ऐलान। चुनाव आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बातचीत की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए। ये भी साफ हुआ है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या अहम बातें की, देखिए हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। चुनाव आयोग की चली 2 घंटे की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमितों को घर से वोट की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं पोलिंग बूथ और वोटिंग टाइम को भी बढ़ाया जाएगा। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। राजनीतिक दलों के सुझाव के आधार पर चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग ने किए बड़े ऐलान। 80 साल से अधिक उम्र और कोविड संक्रमित वोटर के लिए घर से वोट डालने की सुविधा होगी। अन्य आईडी कार्ड से भी वोट डालने की सुविधा। मतदान का वक्त भी बढ़ाया जाएगा। सभी बूथ पर ईवीएम लगाई जाएगी। 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर क्षेत्र में आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। यूपी में 800 महिला पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का ये प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या को 11,000 तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कुल 1,74,391 बूथ होंगे। एक बूथ पर पहले 1500 वोट होते थे, जिससे घटाकर 1200 किया गया है। राज्य में 4,030 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। प्रति विधानसभा में 10 मॉडल बूथ होंगे। सभी बूथों पर ईवीपी में वीवीपीएटी लगाई जाएगी। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिले कुछ अहम सुझाव। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय से चुनाव हो। रैलियों की संख्या और रैलियों में संख्या सीमित हो। 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग वोटरों को घर से ही वोट डालने की सुविधा मिले। इनकी अलग पहचान वाली सूची भी जारी करने की मांग। रैलियों में नफरती भाषण और बढ़ती भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथ कर्मियों की भी मांग की गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है, उनकी सूची भी उनको दी जाए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में से एक ने महिला मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का अनुरोध किया। लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की तादाद पिछले चुनाव से 3 गुना ज्यादा है।
इसमें 1000 पुरुष मतदाताओं में 839 महिलाओं के अनुपात अब 868 हो गया है। मतलब 5 लाख महिला मतदाता बढ़ी हैं। 2017 के मतदाता का प्रतिशत 61% था। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15.02 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े स्पष्ट होंगे। सुशील चंद्रा ने बताया कि राज्य में अब तक मतदाताओं की कुल संख्या 15 करोड़ से अधिक है। SSR 2022 के अनुसार अब तक 52.8 लाख नए मतदाताओं को सम्मिलित किया गया है। 18 से 19 आयु वर्ग के 19.89 लाख मतदाता हैं। बताया गया कि चुनाव आयोग का मकसद स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित, प्रलोभन मुक्त, कालाधन मुक्त चुनाव कराना है। सभी चुनावी दल कोरोना के ऊपर कितना भी चिल्लाते रहें, मगर जब बात चुनाव की आती है तो सभी दल एक ही सुर में बोलते नजर आते हैं कि चुनाव अपने तय समय पर ही हो। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शिव प्रताप से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है, तमाम दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके इस बात को साफ कर लिया गया है कि आगे चुनाव की दिशा को किस तरह से तय किया जाएगा। तो लगातार तमाम दलों के द्वारा जिस तरह से चुनाव आयोग से सिफारिश की गई है, मांग की गई है कि चुनाव को तय समय पर ही कराया जाए, ऐसे में लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी। हाईकोर्ट के वकील ने भी, हाईकोर्ट के जज ने भी जिस तरह से सुझाव दिया था कि आगामी कोरोना के केसेस को देखते हुए यदि जरूरत पड़े तो चुनाव को टाला जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा, राजनीतिक पार्टियों की राय अलग नजर आ रही है। चुनाव आयोग को जिस तरह से बीएसपी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, इसके साथ ही साथ तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से इस बात की मांग की है कि चुनाव में सख्ती जरूर की जाए, लेकिन चुनाव तय समय पर ही कराया जाए। इस तमाम मंथन के बाद अब चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसके माध्यम से इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिर इस पूरी तैयारी के बाद अब क्या फैसला आने वाला है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की तिथि कब से तय होगी? 5 जनवरी के बाद बताया जा रहा है कि इस तारीख का ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। हालांकि बड़ी समस्या जो इस समय बनी हुई है उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ तमाम राज्यों में ओमिक्रॉन और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए जिस तरह से दिन में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ ही साथ धड़ाधड़ राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, उन पर अभी तक प्रतिबंध की बात नहीं की गई है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस पर कब बातचीत की जाएगी, इस पर चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा या राजनीतिक पार्टियां खुद इस पर कुछ फैसला लेकर आगे की कार्रवाई करती हैं। तो तमाम जनता के स्वास्थ्य के साथ चुनाव को देखते देखते यहां जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ हमने पिछली बार भी पंचायत चुनाव के दौरान देखा था। न जाने कितने शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके साथ ही साथ कोरोना केसेस में भी भारी मात्रा में उछाल देखने को मिला था। ऐसे में कहीं ना कहीं उस स्थिति के बाद यहां सीख लेने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में राजनीतिक पार्टियों को इस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देखा जा सकता। अब देखना यह होगा कि मंथन के बाद चुनाव आयोग
क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ चुके हैं। जी शिव प्रताप, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि तैयारी पूरी कर दी गई है, अब ऐलान का समय कुछ ही समय में आने वाला है, जाने कब ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की राय निकलकर सामने आई है, हर कोई यही चाहता है कि चुनाव समय पर कराया जाए। क्या समय पर चुनाव कराया जाना और पूरी सख्ती के साथ जो चुनाव होना चाहिए वो संभव हो पाएगा? तो शायद संपर्क हमारा यहां पर टूट चुका है। फिलहाल चुनाव आयोग ने कई बड़े ऐलान किए हैं इस पूरे मामले में, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों की मंशा निकलकर सामने आई है। और इसके बाद अब बात करते हैं चाणक्य का यूपी मंथन की। उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह जोर शोर से जुट गए हैं। शाह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रैलियां कर रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं। इस अभियान में जुटे अमित शाह गुरुवार 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति के माहिर माने जाने वाले अमित शाह एक बार फिर से पुराने स्टाइल में राज्य में सक्रिय हो चुके हैं। शाह दिन भर राज्य के अलग अलग जिलों में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आए और रात में संगठन के नेताओं के साथ बैठक कर जमीनी चुनावी हालात और मुद्दों के साथ साथ उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी किया। अभिनंदन करते हुए जोरदार करता ध्वनि, ये सभी उत्तर प्रदेश वालों की, दुनिया भर के श्रद्धालुओं की ये इच्छा थी। ये प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से ये सपा सपा मुआ ममुआ इन लोगों का राज रहा। मुझे बताओ, ये मुआ ममुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से गुंडाई समाप्त कर सकते हैं। परिवारवाद, पक्षपात और पलायन, भारतीय जनता पार्टी 3 V के आधार पर चलती है: विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है। बजरंग बली। और इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता शिव प्रताप जुड़ चुके हैं। जी शिव प्रताप, जिस तरह से चाणक्य के मंथन की यहाँ पर बातचीत की जा रही है, चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुके हैं, धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं और रैलियों के साथ संगठन को लेकर लगातार बैठक भी कर रहे हैं। चुनावी उम्मीदवारों की सूची में भी कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया, क्या कुछ पूरी रूपरेखा अमित शाह की बनी हुई है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय अमित शाह कहें या फिर केंद्रीय नेतृत्व के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा पर, हर एक ब्लॉक स्तर तक निगाह बना करके रखे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटते हुए उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता हैं, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं।
जिसमें कि सबसे जो कमजोर कड़ी उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है, यानी कि पश्चिमी यूपी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उस पर डैमेज कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह कर सकते हैं। और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी और पश्चिमी यूपी से सटे हुए तमाम इलाके अमित शाह की जिम्मेदारी में दिए गए हैं और अमित शाह लगातार पश्चिमी यूपी पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का कार्यभार दिया गया है। और अमित शाह की अगर हम बात करते हैं तो अमित शाह लगातार भाजपा के मुख्यालय पर आते हैं और जो अपने प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ रणनीतिक मंथन, रणनीतिक बैठक वो करते हैं और काफी देर रात तक ये मंथन और बैठकों का दौर जारी रहता है। जितनी बार भी वो लखनऊ आते हैं तो इससे समझा जा सकता है कि अमित शाह किस तरीके से उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा सीटों का आंकलन कर रहे हैं और हर एक स्तर पर उसके जो स्थानीय विषय हैं उस पर चर्चा की जा रही है कि कैसे विधानसभा को वहां पर भाजपा का खिलाफ फतह किया जाए। और उसके साथ ही साथ जो विधानसभा के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के जो वहां के ब्लॉक स्तर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो बूथ स्तर के नेता हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और उन तमाम लोगों से जो फीडबैक आ रहे हैं उस पर रिपोर्ट बना करके उस पर रणनीतिक चर्चा। बिल्कुल शिव प्रताप, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह के यूपी में मंथन को लेकर लगातार जिस तरह से चुनाव को देखते हुए अमित शाह लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, साथ ही साथ संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी उम्मीदवारों की सूची से लेकर संगठन की मजबूती पर लगातार मंथन भी कर रहे हैं। तो देवभूमि में हर हर मोदी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे देवभूमि में हर हर मोदी की। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां 17,500 करोड़ के 23 अलग अलग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसमें हल्द्वानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का शिलान्यास भी किया। 17,000 करोड़ की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है उनमें हाइड्रो प्रोजेक्ट, सड़कों की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस जनसभा में पलायन के मुद्दे को छुआ और कहा कि कुछ लोगों ने विकास से पहाड़ों को वंचित रखा है, जिसके चलते लोग पहाड़ों को छोड़कर दूर कहीं जाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब
लोग उनकी सच्चाई जान चुके हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग अफवाह बनाओ, अफवाह को फैलाओ, फिर अफवाह को सच मानकर दिन रात चिल्लाते रहो कि काम कर रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट के आधार पर होगा। उत्तराखंड यहां के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। यहां और इसी खबर पर हमारे साथ राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड देवभूमि पहुंचे और उसके बाद देवभूमि पहुंचने के बाद 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, हेल्थ की बात कर ले, तमाम अलग अलग विभागों में जनता को सौगात देने की कोशिश भी की है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आगे विकास को लेकर, पलायन को लेकर भी जनता के बीच पहुंचकर बातचीत की है। क्या लगता है आपको कि कैसी रही मोदी की ये यात्रा? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गढ़वाल के बाद कुमाऊं के दौरे पे आए और कुमाऊं में एक बड़ी जनसभा को आज संबोधित किया। और साथ ही जो प्रदेश की कुमाऊं की खासतौर से बात करें तो कुमाऊं की जनता को जो है 17,500 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुमाऊं से कर चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आने वाले समय में मिलेगा और वो साथ ही कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल की जनता को भी ऐसा मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी पर खास तौर से प्रियंका ध्यान दिया गया है, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और सरकार को भी लगता है कि कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं एक उलझन है और उसको दुरुस्त करने का एक प्रयास जो है यहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके गए हैं। और साथ ही प्रियंका ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने आने वाले भविष्य में जो 17,500 करोड़ रुपए की जो योजना स्वीकृत की है उसका लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने नए साल यानी कि 2022 से में जो है उत्तराखंड की जनता को और कुमाऊं की जनता को खास तौर से एक नया पैकेज जो है नए प्रोजेक्ट के लिए, योजनाओं के लिए जो है 2,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा जो है आज हल्द्वानी से उन्होंने जनसभा के दौरान की है। और इससे भी जो है आने वाले भविष्य में जो है कहीं ना कहीं रोड मैप है जो बॉर्डर सीमा तक है, अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में जो सीमाएं लगती हैं वो उनको जो दुरुस्त करने का काम है जो वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर अभी तक पूरा ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है गरिमा, माफ कीजिएगा प्रियंका, जो है अभी ये जो है प्रधानमंत्री देके गए हैं और काफी पॉजिटिव दौरा जो है ये कहा जा सकता है और काफी खुश जो है कुमाऊं की जनता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने प्रधानमंत्री को अपने राज्य में जो है खासतौर से कुमाऊं में जो है उनको देखा है। और वो आज जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने जो है कहीं नहीं चूके और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जो अब तक कुमाऊं में जितना भी विकास होना था उसमें कहीं ना कहीं एक जनता को जो है बरगलाने का काम जो है विपक्षी दलों ने अभी तक किया है। लेकिन एक बड़ी सौगात जो है वो कहीं ना कहीं 17,500 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देके जा चुके हैं उत्तराखंड को। प्रियंका जी राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कुमाऊं में किया। जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं कुमाऊं की जनता प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर खुश और उत्साहित नजर आई। और अब बात करेंगे यूपी के नए बॉस की। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने काम संभाल लिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा एयरपोर्ट से सीधे चुनाव आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। दुर्गा शंकर मिश्रा को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज सुबह ही योगी सरकार ने नए मुख्य सचिव के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया। दुर्गा शंकर मिश्रा 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। वहीं दुर्गा शंकर मिश्रा की नियुक्ति को विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। उनसे पहले आरके तिवारी यूपी के मुख्य सचिव थे। आरके तिवारी को हटाकर मिश्रा को मुख्य सचिव बनाया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्र में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव के पद पर तैनात थे। 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, मिश्रा दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मिश्रा ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की है।
और इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। आतिशी का ये कहना है जर्जर इमारत में चल रहा है इलाज। एमसीडी के राजन बाबू अस्पताल की इमारत। भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी को पैसे की ऐसी भूख। दिल्ली से बड़ी खबर, मरीजों की जान के साथ हो रहा है खिलवाड़। आतिशी का यह बयान सामने आया है। जर्जर इमारत में चल रहा है मरीजों का इलाज। एमसीडी के राजन बाबू अस्पताल की इमारत। भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी को पैसे की ऐसी भूख। तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ को लेकर आतिशी का बयान सामने आया है। साफ तौर पर एमसीडी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जर्जर इमारत में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें मरीजों की जान की कोई फिक्र नहीं की जा रही। भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी को पैसे की भूख कहकर तंज कसा गया है। जर्जर इमारत में चल रहा है इलाज। एमसीडी के राजन बाबू अस्पताल की इमारत। भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी की घटना। और इसी के साथ 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।